गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे 29 अगस्त का द हिंदू। तो फर्स्ट न्यूज क्या है? प्री टेस्ट फॉर सेंसस 2027। सेंसस 2027 मतलब ये प्री टेस्ट का मतलब वास्तव में जब जनगणना हो उसके पहले इसका ट्रायल करवाया जा रहा है, मतलब सेंसस का ट्रायल होगा। ट्रायल किस चीज का? कि जो इन्यूमरेटर होते हैं, जो लोग जनगणना करने जाते हैं आपके घरों में, उनका ट्रायल करवाया जाएगा। तो ये हमारे मतलब का नहीं है, बट न्यूज है, तो हम अपने मतलब की बात करते हैं यहाँ पे। सेंसस का मतलब क्या होता है? जनगणना। ठीक। कौन से ईयर की है? 2027 की। हमारे यहाँ जनगणना कितने साल पर होती है? कितने साल के अंतराल पर होती है? तो वो है 10 वर्ष के। लास्ट वाली कब हुई थी? पिछली हुई थी 2011 में। तो अगली होनी चाहिए थी 2021 में, क्योंकि 10 वर्ष के अंतराल पर होती है। 2021 में नहीं हो पाई है। नहीं हो पाई क्यों? आप लोग जानते हैं कि इसमें क्यों नहीं करवा पाए? क्योंकि कोरोना आ गया था। तो तब से हमको समय नहीं मिला, हम लोगों को, भारत सरकार को। तो वही जनगणना पोस्टपोन होकर अब हो रही है 2027 में। इसका नाम रखा गया जनगणना 2027। ठीक। जनगणना 2027 कौन करवाता है जनगणना? तो जनगणना करवाता कौन है? पहले बात है, जनगणना संघ सूची का विषय है। कौन सी सूची का? संघ सूची का विषय है। इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ कि जनगणना केवल केंद्र सरकार करवा सकती है, या केवल केंद्र सरकार को अधिकार है। अर्थात राज्य सरकारें जनगणना नहीं करवा सकती। ठीक है। तो कौन से एक्ट के तहत प्रावधान किया गया है? तो एक्ट है जनगणना अधिनियम। कौन से ईयर का है? 1948। इस एक्ट में जनगणना के जुड़े हुए जो नियम है उनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है। तो जनगणना अधिनियम 1948 इंग्लिश में होता है, इसको बोलते हैं सेंसस एक्ट 1948। ठीक। कौन करवाता है जनगणना? अगर करवाता है तो कौन करवाता है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। तो आप कह सकते हैं रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर। ठीक। और इनका ऑफिस कौन से मंत्रालय के अंडर में आता है? ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी। तो मंत्रालय है गृह मंत्रालय, जिसके गृह मंत्री कौन है इस समय? अमित शाह जी। ठीक है। तो ये करवाते हैं जनगणना। तो पहली जनगणना अगर भारत में पूछी जाए तो कब करवाई गई? तो आप बता सकते हैं 1872 में हुई है। नियमित जनगणना कब से शुरू हुई है? नियमित जनगणना का मतलब हर 10 साल पर। तो ये अगले से शुरू हुई 1881 में। ये 72 वाली जनगणना हुई थी लॉर्ड मेयो के समय, और 81 वाली जनगणना लॉर्ड रिपन के समय हुई।
यहीं से रेगुलर रूप से हो रहा है हर 10 साल पर। एक बात और नोट कर लेते हैं, जनगणना जब करवाई जाएगी भारत में, होती है, तो 2 चरणों में होती है, हमेशा याद रखेंगे। कौन से 2 चरण होते हैं? पहले वाले में हाउस लिस्टिंग फेज होती है, मतलब हाउस सेंसस होता है, और दूसरे में जो नॉर्मल है, मानव की सेंसस। हाउस लिस्टिंग फेज में आपके घर में क्या सामान है, घर की सुविधाएं, पता वगैरह, एसी क्या है, आपके यहाँ टू व्हीलर है, थ्री व्हीलर है, इस तरह की चीजें पूछी जाती है। सेंसस जो होता है, इसमें आपका वास्तविक जनगणना होगी, इसमें आपका नाम, फादर नेम, डीओबी, एड्रेस, ये सब होता है। 2 चरणों में होती है जनगणना। इस बार की जनगणना खास क्यों? क्या विशेष बात है 2027 की जनगणना की? 2 बातें इसकी खास है। एक तो ये पहली डिजिटल जनगणना होगी। पहली डिजिटल जनगणना होगी। इसका मतलब क्या हुआ? कोई पूछे तो? कुछ नहीं, डिजिटल का मतलब होता है ऑनलाइन, तो बेसिकली इस बार टैबलेट्स करवाएंगे। मतलब जो जनगणना करने आएंगे वो आपके घर में फार्म लेके नहीं आएंगे। इससे पहले क्या था, फॉर्म होता था और उसको भरते थे हाथ से। इस बार भी फॉर्म होगा, लेकिन टैबलेट होगा, मोबाइल के रूप में होता है जो बड़ा, उसी में डेटा सारा भरेंगे और रियल टाइम में डेटा अपडेट हो जाएगा। इसका फायदा क्या होगा? डेटा रियल टाइम में अपडेट होता रहेगा। अब जब डेटा इकट्ठा होता रहेगा तो जनगणना के आंकड़े जल्दी पब्लिश हो पाएंगे। जनगणना के डेटा का डाटा लिखना, जनगणना के डेटा जल्दी आ जाएगा। पिछली जो होती थी जनगणना, उसमें होता क्या था कि 1.5-2 साल का समय लगता था। तो एक तो ये खास बात हो गई। दूसरी खास बात ये है, स्वतंत्रता के बाद पहली जातिगत जनगणना करवाई जाएगी। स्वतंत्रता के बाद पहली जातिगत जनगणना होगी, मतलब ये स्वतंत्रता के पहले होती थी। तो कब तक हुई है? आजादी से पहले 1931 तक हुई है। किसकी? जातिगत वाली। तो स्वतंत्रता के बाद होगी ये पहली जातिगत जनगणना। इसका मतलब क्या है कि जब आपका नाम, पता नोट किया जाएगा, तो उसमें आपकी जाति का जो कॉलम होगा वो भी भरा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि किस जाति के हैं, तो आप बताएंगे, उसी हिसाब से भरा जाएगा। तो इसका फायदा क्या होगा कि सामाजिक न्याय, आरक्षण, इन सब चीजों में जो पॉलिसी मेकिंग होती है वहां पर इस्तेमाल किया जाएगा। काफी डेटा होगा जाति के बारे में, जनगणना के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कॉटन इंपोर्ट टू बी ड्यूटी फ्री। कपास का आयात ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। कब तक? दिसंबर तक। अब इसका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, क्यों किया गया? 2 ही 3 चीजें हैं इसमें। किसने किया? कपास आप लोग जानते हैं क्या होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कार्टन। कार्टन होती है रुई। रुई से बनता है धागा। धागा के जोड़ के क्या बनाते हैं? कपड़ा। कपड़े को जोड़ के आपका शर्ट, पैंट,
जो भी चीजें बन सकती है, तो ये होता है क्रम। तो ये सारा हो गया, इसको ये सेक्टर होता है टेक्सटाइल सेक्टर बोलते हैं। कौन सा सेक्टर है? टेक्सटाइल सेक्टर या वस्त्र उद्योग। तो कॉटन किससे जुड़ा हुआ है? वस्त्र उद्योग से। एक बात। दूसरा, ये ड्यूटी क्या होता है? पहले ड्यूटी समझते हैं, फिर ड्यूटी फ्री समझेंगे। ड्यूटी यहाँ पर मतलब है आयात वस्तुओं पर कर, आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर। अब WTO की भाषा में अगर समझेंगे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भाषा में या विश्व व्यापार संगठन की भाषा में, तो ये हो जाएगा बैरियर। कौन सा? टैरिफ या नॉन टैरिफ? आप लोगों को अब तक याद हो जाना चाहिए। तो टैरिफ बैरियर है, जहां टैक्स होता है वो सारे होते हैं टैरिफ बैरियर्स। ठीक है, तो ये टैरिफ बैरियर हो गया। तो ड्यूटी फ्री कर दिया गया, तो ड्यूटी फ्री का मतलब टैक्स हटा दिया गया। ड्यूटी फ्री का मतलब टैक्स नहीं लगेगा। अब सोचिए, इसको किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा? दो फैक्टर हैं। ठीक है, ये जो कॉटन है उपयोग कौन करता है? कॉटन का यूज कौन करेगा? कॉटन का यूज होता है कॉटन इंडस्ट्री, जो वस्त्र उद्योग होते हैं, वस्त्र उद्योग की जो फैक्ट्री होती है वहां पर यूज होता है। तो कपास अगर आयात करेंगे तो ये लोग यूज करेंगे। ठीक। अब यहाँ पर ये है हमारा भारत। ठीक है, यहाँ से कपास का क्या किया हमने? आयात। अभी तक क्या था? टैक्स लगता था, अब हो गया टैक्स फ्री। मतलब बिना कोई शुल्क लगाए, मान लीजिए बाहर 100 रुपए केजी मिल रहा था, सपोज कर लीजिए, तो बाहर अब ड्यूटी नहीं लगाई, सीधा भारत में 100 रुपए केजी में पहुंच जा रहा है। ठीक। पहले क्या था? टैक्स लगता था। कितना? मान लीजिए कि लगभग 15% मान लीजिए कि लगता था। ठीक है, तब ये 100 का सामान आता था 115 में पहले। अब सरकार ने ये कर दिया है। ठीक है, तो जब महंगा सामान आता था ये, तो इससे बनने वाले वस्त्र भी महंगे होंगे। अब सस्ता आ रहा है तो वस्त्र भी सस्ते होंगे। ये तो हो गई इसकी स्टोरी। अब हम समझते हैं घरेलू बात। जो कपास है, ये दो जो है डायमेंशन है इस कपास के, सरकार ने जो किया है उसके। डायमेंशन का मतलब दो जगह पे इसका प्रभाव दिखेगा। एक तो दिखेगा कपास के निर्यात पर, सॉरी, कपास के उत्पादकों पर, मतलब कपास वाले जो किसान हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में, जैसे गुजरात में। और ये हो गया फैक्ट्री, जो कॉटन फैक्ट्री है। अब इनको मिलेगा सस्ता कपास। कहाँ से? विदेश से आयात कर लेंगे सस्ता कपास। और इनको क्या होगा फिर? इनका फायदा नुकसान भी होगा इनका, क्योंकि इनके कपास की कीमत क्या होगी? कम हो जाएगी। तो ऐसा ही कहा जा रहा है, कपास की कीमत कम हो जाएगी तो किसानों को इससे नुकसान होगा। लेकिन सस्ता कपास जब आयात किया जाएगा, तो कपास जो उद्योग है उसको लाभ मिलेगा। कपास उद्योग को लाभ मिलेगा, और इससे जो निर्मित उत्पाद होंगे इसके, वो क्या होंगे? निर्मित वस्त्र की जो कीमत होगी वो कम हो जाएगी। ठीक। लेकिन जो इसके
कपास को उत्पादित करने वाले किसान हैं उनको कीमत कम हो जाएगी तो उनको क्या होगा, इनकी आय कम हो जाएगी। तो ये नकारात्मक रूप से प्रभावित होंगे। सरकार का जो स्टेटमेंट ये है, हमने सरकार ने जो किया है उसका कारण ये है कि आपको यही बताना है, सरकार का तर्क ये है कि घरेलू कपास जो है मिलों की ज़रूरतों को, मिलों की मांग को पूरा नहीं कर पा रही है। इसलिए टैक्स या ड्यूटी फ्री इंपोर्ट की अनुमति दी गई है। ठीक है, इसलिए दिया गया है। क्यों नहीं पूरा कर पा रहा है, इसका रीजन क्यों है, क्या है? क्योंकि देश में कपास का उत्पादन कम हुआ है। तो ये रीजन हो गया सरकार का कि क्यों ऐसा किया है सरकार ने। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका कपास का। एक बात और समझ लीजिए, एक जनरल बात क्या है, ये मान लीजिए कि भारत कोई भी देश है, ठीक है, उस देश से बाहर से कोई भी वस्तु आएगी, कोई भी वस्तु आ रही है, तो यहाँ पर वो टैक्स लगाता है, देश लगाएगा। अब उस वही वस्तु जो बाहर से मंगा रहे हैं, देश में भी उत्पादित हो रही होगी। मान लीजिए कि कपास का एग्जाम्पल ले लीजिए, तो किसान हमारे देश में भी तो उत्पादन कर रहा होगा। तो आपको ये तुरंत याद आ जाना चाहिए कि सरकार कब टैक्स बढ़ाएगी, कब घटाएगी, तो क्यों करती है ऐसा। तो अगर यहाँ पर आयात शुल्क, टैक्स सरकार बढ़ा रही है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकार घरेलू उद्योग या उत्पादन को संरक्षित करना चाहती है। इसका उद्देश्य ये है, जब भी टैक्स सरकार बढ़ाती है आयात पर। क्यों? क्योंकि जब इसका रीजन ये होता है कि विदेश से जो आयातित सामान होता है, मतलब जो विदेशी सामान होता है, वो होता है सस्ता। घरेलू की तुलना में। घरेलू का मतलब जो देश में सामान बना हुआ है, घरेलू सामान से। ठीक है, अब जब ये सस्ता होगा तो ये बिक जाएगा, इसकी बिक्री ज़्यादा होगी देश में अगर आने दिया गया। अब बिक्री इसकी ज़्यादा होगी तो घरेलू वाले के सामान, जो हमारा घरेलू सामान है वो कम बिकेगा। तो हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? ठप होने लगेगी। एक तो यही है। और घरेलू सामान की अगर बिक्री कम होगी तो रोजगार भी तो कम होगा, और रोजगार जब कम होता है तो बेरोजगारी बढ़ती है। ठीक है, ये लिंक आपको हमेशा याद रखना है। यही लॉजिक हर जगह लगाना है। ठीक है, जब भी निर्यात और आयात का मामला आता है, तो इन समस्याएं ना आए, ये वाली समस्याएं, बेरोजगारी की समस्या ना आए, अर्थव्यवस्था धीमी ना हो, इसलिए सरकार क्या करती है, यहाँ पर टैक्स लगा देती है। और टैक्स लगाने से फायदा क्या होगा? जैसे टैक्स बढ़ाया सरकार ने, विदेशी सामान महंगा, विदेशी सामान क्या हो जाएगा? महंगा हो जाएगा। अब विदेशी सामान अगर महंगा हो गया तो देश के अंदर उसकी कीमत क्या हो गई? ज़्यादा हो जाएगी। और जब कीमत ज़्यादा हो जाती है तो सामान नहीं बिकेगा या कम बिकेगा। तो कीमत इसकी ज़्यादा हो गई तो अपना सामान बिकने लगेगा, हमारा जो सामान है घरेलू सामान।
इससे हमारी अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, रोजगार सब कुछ ठीक से चलता रहेगा। तो इसलिए टैक्स बढ़ाती है। अब टैक्स घटाती क्यों है, इसको उल्टा कर दीजिए। टैक्स घटाती है या ड्यूटी फ्री करती है। इसका जैसे टैक्स घटाया, तो इसका रीजन क्या होता है, घर में जो घरेलू मांग है किसी भी चीज की, घरेलू मांग को पूरा करना इसका उद्देश्य होता है। हो सकता है घर में उत्पादन उतना ना हो पा रहा हो, इसलिए हम बाहर से सामान मंगा लेते हैं, ठीक है। और इसका एक फायदा क्या होता है, जब टैक्स घटाते हैं तो घरेलू जो उद्योग होते हैं, देश में जो उद्योग होते हैं, देश के अंदर उद्योग जो होते हैं, उनको प्रतिस्पर्धा मिलती है। प्रतिस्पर्धा मिलती है मतलब प्रतिस्पर्धा करने लगते हैं, और जब प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती है तो सामान की गुणवत्ता क्या होगी, बढ़ जाएगी। ये कंसेप्ट आप याद रखेंगे, हर जगह एप्लीकेबल है और हर जगह काम भी आता है। नेक्स्ट है, स्कूल में नामांकन दर घट गई है। ये न्यूज है। इसका एक रीजन बताया है, कारण क्या हो सकता है। तो कारण बताया गया है क्या, रिपोर्ट कहाँ से आई है, यूडायस से। ठीक है, कारण बताया गया है कि जो जन्म दर में कमी आई है, देखिए जन्म दर में कमी आई तो कम बच्चे जन्म लेंगे, कम बच्चों का जन्म, और जब कम बच्चों का जन्म होगा, बच्चे ही कम हैं, तो स्कूल भी कम जाएंगे। जन्म दर में कमी को लेकर कहा गया है, भारत की जो जन्म दर है रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे चली गई है। किससे चली गई है नीचे, प्रतिस्थापन दर से कम हो गई है। प्रतिस्थापन दर कितनी होती है, 2.1 बच्चे प्रति महिला। इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिस्थापन दर से कम हो गई है, तो भारत की जन्म दर है इसमें 1.9। कितनी है, 1.9 कम हो गई है। इसका मतलब क्या है, भारत की जन्म दर या 1.9 हो गई है तो 2.1 से कम ही है। इन दोनों का मतलब ये हुआ कि एक महिला अपने जीवन काल में औसतन 1.9 बच्चों को जन्म देती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, या एक युगल, एक जो दंपत्ति होता है वो अपने जीवन में इतने बच्चों को जन्म दे रहा है। 2.1 क्यों जरूरी है, देखिए ये मान लीजिए एक महिला हो गई, ये हो गया पुरुष, ठीक है। तो ये दो इन्होंने शादी की, वर्सेस फिर इनको बच्चे होंगे कितने, दो, चंगू मंगू दो बच्चे हो गए, ठीक है। तो दो लोगों ने दो लोगों को उत्पन्न किया, तो ये जब ये एक्सपायर हो जाएंगे, दोनों मर जाएंगे, तो इनकी जगह ये दोनों ले लेंगे। तो ये क्या प्रतिस्थापित कर रहे हैं, इनकी जगह पे ये आ जाएंगे, इसीलिए रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है 2.1 को। 1 क्या है, वो थोड़ा सा
त्रुटि को आगे बढ़ाकर रखा गया, अदरवाइज 2.0 होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मृत्यु दर बढ़ जाती है, तो थोड़ा सा ज्यादा रखा गया है रिप्लेसमेंट लेवल को। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। सुप्रीम कोर्ट में जो है दो जजों की नियुक्ति हो गई है, दो जजों की शपथ हुई है आज, जिनके बारे में हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो वो दो जज कौन से हैं? एक तो पंचोली साहब हैं, विपुल मनुभाई पंचोली। और दूसरे हैं आलोक आराधे। इन दो लोगों को जज के रूप में नियुक्ति हो गई है भारत सर्वोच्च न्यायालय में। अब इनकी नियुक्ति हुई है, तो नियुक्ति कौन करता है जजों की? राष्ट्रपति। तो इस्तीफा किसको देंगे ये लोग? अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो भी राष्ट्रपति को। जो नियुक्ति करता है इस्तीफा उसी को। 90% जगहों पर आपको यही मिलेगा। ठीक है। शपथ शपथ भी इनको राष्ट्रपति दिलवाएगा। आपने पेपर में पढ़ा होगा कि सीजेआई ने दिलवाया है, लेकिन वो राष्ट्रपति के बिहाफ पे दिलवाते हैं। तो शपथ अल्टीमेटली राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और इनका टेन्योर कितना होता है? कार्यकाल 65 वर्ष। और पद मुक्ति अगर देखनी है तो पद मुक्ति एक तो हो गया इस्तीफा, और दूसरा महाभियोग प्रक्रिया। और इसके लिए महाभियोग प्रक्रिया का किस ग्राउंड पर शुरू होगी, आधार क्या होगा? दो, एक तो कदाचार, वो भी प्रूव्ड, और दूसरा होना चाहिए असमर्थता। इस आधार पर सदन में प्रस्ताव लाया जाएगा। कहाँ? संसद में। किसी भी सदन में ले आइए और ऐसे प्रस्ताव को विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा। और पारित होने के बाद पद से हटाने का आदेश कौन जारी करेगा? जिसने किया था नियुक्त, दैट इज राष्ट्रपति। पॉलिटी में एक बात याद रखिए, केंद्र सरकार के मामले में हर काम राष्ट्रपति के नाम से होता है। तो कुछ भी होता है, आप डाउट में है तो राष्ट्रपति टिक कर दीजिए। और राज्य के मामले में कुछ डाउट है, सब राज्यपाल कर दीजिए। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो आप सिर्फ वो याद रखिए जो नियुक्ति राज्यपाल ना करता हो, या वो याद रखिए जो नियुक्ति राष्ट्रपति ना करता हो, क्योंकि अधिकांश नियुक्ति वही करता है। ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अब आगे चलते हैं हम लोग। मोदी जी गए हैं, पीएम मोदी ऑन फॉरेन विजिट। जापान गए हैं फिलहाल, इसके बाद चाइना जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग है एससीओ की, और एससीओ की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अभी मीटिंग होगी तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे। अब आया है लास्ट में व्हिच, जो आपका टेक्स्ट और कंटेक्स्ट में आया हुआ है। व्हिच सेक्टर आर
वर्स्ट हिट बाय टैरिफ, ये है आपका टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का। मतलब क्या हुआ इसका, सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र, टैरिफ से। तो टैरिफ आप लोगों को मैं समझा चुका हूं, वंस अगेन टैरिफ फिर से समझाते हैं क्या है। वस्तु के आयात पर लगाया जाने वाला कर, टैक्स। कौन लगाएगा, तो आयात करने वाला देश लगाता है। निर्यात वाला क्यों लगाएगा, उसका तो लाभ ही लाभ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो चर्चा का केंद्र कौन है, अमेरिका। दो भागों में बांटते हैं, इधर हमारा भारत और इधर बनाते हैं यूएसए। ठीक है, हमारे यहाँ से सामान जा रहा था, ये बॉर्डर है, यहाँ पर इन्होंने 50% का टैरिफ ठोका हुआ है, टैरिफ लगा दिया। मान लीजिए यहाँ पर आपका सामान 1,000 रुपए की कीमत है, 50% टैरिफ लग गया, कीमत हो गई 1,500। ठीक, यही मामला है। अब देखते हैं कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा। सबसे ज्यादा, इसको जानने के लिए तीन कारण हैं, तीन चीजें जान लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित है। पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि कितना निर्यात करते हैं आप, कितने, कितने रुपए का निर्यात करते हैं। एक तो बात ये पता हो, दूसरा ये पता हो कितना निर्यात करते हैं आप, तीसरा ये पता हो कि कितना टैरिफ लगाया है। ये तीन चीजें अगर आपको पता हो तो आप पता लगा सकते हैं सबसे अधिक टैरिफ और सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र होगा। कितने रुपए का निर्यात करते हैं, इसका मतलब ये है कि भारत अमेरिका को कितने रुपए का वार्षिक निर्यात करता है, ये पता करना पड़ेगा। वो भी क्षेत्र का, किस क्षेत्र, सेक्टर की बात कर रहे हैं। कुल निर्यात की बात नहीं, क्षेत्र विशेष से बात कर रहे हैं। क्षेत्र विशेष से तात्पर्य है जैसे कि टेक्सटाइल सेक्टर है, श्रिम्प सेक्टर है, ठीक है, या जेम्स हैं, ज्वेलरी है, गोल्ड है, ये सब चीजें ये सेक्टर हैं। इसको एग्जाम्पल में अगर समझे तो मान लीजिए कि वस्त्र उद्योग है भारत का। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 ही रुपए का निर्यात करता है वस्त्र उद्योग, तो कितना ही प्रभावित करेगा, कोई बात नहीं। कुल निर्यात 1,000 रुपए का है, अगर 10 का कर रहे हैं तो हमारा कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर
हमारा कुल निर्यात 1000 रुपए का है, हम 500 का निर्यात करते हैं वस्त्रों का, तब फर्क पड़ेगा। ठीक। दूसरा है कितना निर्यात करते हैं, मतलब उस क्षेत्र का उस क्षेत्र में से कितना परसेंट का निर्यात अमेरिका को करते हैं। इसको कैसे समझेंगे, ये है हमारा भारत। ठीक है। फिर उद्योग का ही, वस्त्र उद्योग का ही एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ठीक है, वस्त्र उद्योग है मान लीजिए। अब वस्त्र उद्योग का भारत से जो निर्यात हो रहा है, कुल निर्यात, इसका कुल निर्यात जो है, कुल निर्यात को आप मान लीजिए 100%। अब इस 100% में से कितना अमेरिका को, कितना प्रतिशत यूएसए को निर्यात करते हैं, क्योंकि दिक्कत तो यूएसए से है ना। मान लीजिए 100% कुल निर्यात हो रहा है वस्तुओं का, मात्र यहाँ 5% तक भेज रहे हैं, तो क्या ही होगा, क्योंकि 95 तो हम कहीं और भेज रहे हैं, किसी और देश को जा रहा है, तो ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। लेकिन ये अगर 35 हो जाए तब प्रभाव पड़ेगा। ठीक। अब कितना टैरिफ लगाया है, मतलब टैरिफ कितना लगा है, उस पर निर्भर करेगा। टैरिफ वाली बात मैं समझा ही चुका हूँ। तो ये हो गया, ये बेसिस है जिसके आधार पर आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित होगा। तो आपको ये तीनों बातें याद होनी चाहिए। किसी भी मामले में ये बातें लागू होंगी, जब भी निर्यात और आयात का मामला आएगा वहां पर ये लागू होता है, तो आप विश्लेषण आराम से कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कि एक सेक्टर, पहला सेक्टर देखते हैं हम लोग, श्रिम्प का है। ये श्रिम्प मछली होती है, तो फिश सेक्टर लिख लीजिए, फिशरीज बोलते हैं, मत्स्य। तो श्रिम्प वाले मामले में क्या है, भारत जो निर्यात करता है 32% ऑफ टोटल निर्यात कहाँ जाता है, ये अमेरिका को जाता है। 32% अगर यहाँ जा रहा है तो प्रभावित तो होगा, सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र होगा। हम उत्पादन करते हैं आंध्र प्रदेश में, अगर टैक्स कितना लगा रखा है इसने, टैक्स लगा दिया है लगभग 60% हो गया है। अब इसका प्रभाव क्या होगा, प्रभाव हम लास्ट में चर्चा कर लेंगे एक साथ सबका। ठीक है, डेटा याद नहीं करना है आपको, सेक्टर याद करने हैं। ठीक है, श्रिम्प हो गया। दूसरा आपका गोल्ड, ज्वेलरी, जेम्स, रत्न आभूषण, सोना, ये प्रभावित हुआ है। क्यों, ये जो हम निर्यात करते हैं 40% निर्यात जाता है हमारा, मतलब हमारे देश से जो गोल्ड का निर्यात होता है, बने हुए आभूषणों का, उसका 40% निर्यात करते हैं अमेरिका को, तो प्रभावित तो होगा। प्लस टैक्स भी लगा दिया है इसने, पहले 2% था, अब कर दिया 52 हो गया है, 2% से 52% पहुंच गया। सोचिए कितना टैक्स बढ़ गया। मतलब अगर कोई सामान पहले 100 का था तो वहां बिकता था 102 में, अब वही सामान जो 100 का कितने बिकेगा, 152 में। तो क्या होगा, खरीद इसकी कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। तीसरा सेक्टर है हमारा वस्त्र उद्योग का। इसमें भी हम निर्यात करते हैं 35% का, यूएसए को जाता है, तो प्रभावित होगा ही होगा। इसके बाद हमारा इस्पात है, मेटल्स जो है हमारे यहाँ जो जाती हैं, एल्युमिनियम है, कॉपर, इनको भी हम करते हैं, लगभग 17% जाता है हमारे यहाँ से, कुल निर्यात का इनके यहाँ जाता है 17%, तो ये भी प्रभावित होगा ही होगा। तो ये मुख्य सेक्टर हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं, ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें चीज़ों को। ठीक है,
तो अब देखिए इसका सकल प्रभाव, टोटल प्रभाव बताते हैं आपको। भारत पर प्रभाव इन सब चीज़ों से। एक बात यहाँ और रखेंगे, यहाँ पे रख लीजिए, ये जो सब सेक्टर हैं हमारे लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं। सारे कौन से सेक्टर हैं? लेबर इंटेंसिव सेक्टर हैं ये सारे। इसका मतलब क्या होता है? 5 मत बनाइए। लेबर इंटेंसिव सेक्टर क्या होते हैं? जहाँ श्रमिकों की आवश्यकता, लेबर का मतलब श्रम हो गया, इंटेंसिव मतलब ज़्यादा, जहाँ श्रमिकों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मशीन से काम नहीं चल पा रहा है। ठीक है? तो भारत पर प्रभाव क्या पड़ेगा? अब प्रभाव आपको घटनाक्रम पूरा याद है। देखिए, कोई भी, जैसे कि टेक्सटाइल को ले लीजिए, इसी को हम लेके सारे प्रभाव लिख लेंगे। टेक्सटाइल है, टैक्स बढ़ गया तो हमारा क्या हो जाएगा? निर्यात। टैक्स बढ़ गया, वहाँ पहुँचेगा नहीं, डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम हो जाएगी तो हमारा निर्यात क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो भारत में निर्यात घटेगा। निर्यात घटेगा तो उत्पादन क्या हो जाएगा? उस वस्तु का उत्पादन घटेगा। उत्पादन घटेगा तो रोजगार भी तो घटेगा। रोजगार घटेगा तो बेरोजगारी क्या होगी? बढ़ेगी। यही बात इन्होंने कही है। किसने? खड़गे साहब ने, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कि देश में बेरोजगारी बढ़ेगी इससे। तो ये प्रभाव पड़ेगा भारत पर। प्लस हमारा जो व्यापार अधिशेष है अमेरिका के साथ में, अगर ऐसे ही चला तो व्यापार अधिशेष, हमारा व्यापार घाटे में तब्दील हो सकता है। हो सकता है, ठीक है, में बदल सकता है। तो ये भारत पर प्रभाव पड़ेगा और रोजगार भारत में बड़े पैमाने पर कम हो सकता है, और भी ऐसे समय कम होगा रोजगार जबकि भारत डेमोग्राफिक डिविडेंड की स्थिति से गुजर रहा है। जनसांख्यिकी लाभांश। अब देखिए, जब उत्पादन देश में कम हो जाएगा तो हमारा जीडीपी भी तो कम होगा। जीडीपी कम होगा तो विकसित देश कैसे बनेंगे हम? तो ये सब चीजें हमारे प्रभावित होंगी। विकसित देश 2047 तक बनना है। तो ये सारा उसी से जुड़ा हुआ है जो हम टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा। तो इसी के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू।